बिरसा 101। अच्छा, बिरसा नाम सुन रखा है सभी ने, बिरसा मुंडा है ना। 150th बर्थ एनिवर्सरी सुनी थी थोड़े दिन पहले की, जो भगवान बिरसा मुंडा जी थे, तो उनको ट्रिब्यूट भी कर रहे हैं। अब हमारा फोकस है कि एक बीमारी है सिकल सेल डिजीज, या फिर जिसे सिकल सेल अनीमिया भी बोलते हैं। जब उसके सिम्टम अनीमिया तक के होते हैं, अनीमिया वर्ड यूज कर लेते हैं, पर जब बड़े सारे सिम्टम आने शुरू होते हैं तो डिजीज वो बन जाती है। अब ये देखो, यहाँ पे बिरसा और यहाँ पे सिकल सेल डिजीज की बात करी। ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर भी आपने सुना होगा कि सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। सिकल सेल डिजीज में होता क्या है कि जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड के अंदर आपके 4 कंपोनेंट थे। आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट थे, इन सभी को भूल जाओ, एक ही चाहिए हमें यहां से, विच इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, इनकी शेप होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव होती है, साथ में ये काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं। और इनके अंदर एक कंपोनेंट होता है जो घट जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, बाइकॉनकेव शेप है। तो जब ये आर्टरी या फिर वेन से जाएगा, स्पेशली जहां पे छोटे एरियाज आएंगे जिन्हें आप कैपिलरी के नाम से भी जानते हो, एक कनेक्शन पढ़ा होगा आपने, ऐसे नेटवर्क सा बना होता है कि इनके बीच में भी कनेक्शन बना होता है, उसे बोल देते हैं कैपिलरी, छोटे साइज की होती है। अब पहले ये बाइकॉनकेव शेप की थी, पर अचानक से क्या हुआ, ये बाइकॉनकेव ना रह के इसने जो शेप अटेन कर ली वैसे सिक्कल लाइक कर ली। जैसे मून भी देखा होगा आपने इसी शेप का, खेत वेद गए होंगे तो एक सिक्कल ही होती है, उसको सिक्कल ही बोलते हैं, उसी शेप से ये इमर्ज हुआ सिक्कल। पहले बाइकॉनकेव, अब बन चुकी है सिक्कल। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है डेंजरस, इसको ये तो नहीं बोलेंगे कि एकदम से ही फेटल होती है, उसके लिए मैं भी आपको चार्ट बताती हूँ कब ये फेटल बनेगी कब नहीं होती। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जीन थेरेपी का यूज करा गया है, और वही वाली थेरेपी यूज करी है जो कल आपने पढ़ी थी। कौन सी? क्रिस्पर कैस9। अब मैकेनिज्म हमने कल देखा था, सेम मैकेनिज्म यूज हुआ, क्योंकि जब ये आरबीसी बाय कॉन्केव शेप से सिकल शेप अटेन करता है तो यहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब जेनेटिक चेंजेस आएंगे। जो डीएनए था ऐसे था ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, याद है कल की? और यहाँ पे मैंने बताया था कि ए के साथ टी ही जुड़ता है, जी के साथ सी ही जुड़ता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। पर थोड़ी भी अगर इरेगुलरिटी आ जाती है, जहां पे टी ही होना चाहिए था इसकी जगह अगर ए भी आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, म्यूटेशन उसको बोलते हैं, वो डिजीज को लीड कर सकता है। यहां तक क्लियर स्टोरी? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा पेजेस चाहिए होंगे आपको। बाकी जो बिरसा वर्ड यूज करा, ये बस ट्रिब्यूट देने के लिए यूज करा गया है। थेरेपी वही वाली है जो आपने कल क्रिस्पर कैस9 थेरेपी पढ़ी थी। क्रिस्पर की फुल फॉर्म याद है ना आप सभी को? अब क्या थी बताओ? सी से था क्लस्टर्ड, आर से रेगुलेटरी, इंटरस्पेस्ड, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, यहाँ पे एक कैंची यूज करी थी, कैस9। कैस9 एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन ही होती है और इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी में आपने देखा 3 टूल्स यूज हुए थे, जिसमें तीसरे वाला ऑप्शनल था। नंबर 1 क्या था? जो अफेक्टेड जीन को फाइंड आउट करेगा, गाइड आरएनए। दूसरा क्या था? मॉलिक्यूल, हाँ, गाइड आरएनए के बाद सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, कैस9। ठीक है, और थर्ड वाला क्या था? जीन था। जीन या फिर यहाँ पे डीएनए भी लिखा होता है। अगर तो आपको अफेक्टेड जीन को रिप्लेस करना है विद हेल्दी जीन, तो ये वाला टूल भी आपको चाहिए होगा। ये जो बिरसा 101 बनाया गया है, इसमें हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करा जाएगा, यानी कि आपके टूल किट के अंदर 3 चीजें आएंगी। ये चीज क्लियर? अब वही कल आपने टेक्नोलॉजी में जब पढ़ा कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस होता है, कहीं जगहों पे आपको सेम से दिखेंगे, इस तरह से थे, और कहीं पे क्या था, यहाँ पे मल्टीपल कलर की जोन्स बनी हुई थी। इसको क्या बोला था? स्पेसर, और इसी वजह से नाम पड़ गया इंटर स्पेस्ड। यहां पे म्यूटेशन हो रखी है। अब याद रखना, जो सिकल सेल डिजीज है, अच्छा क्रिस्पर कैस9 ने क्या बोला था? ये फॉल्टी जीन था। इस फॉल्टी जीन को ढूंढता ढूंढता कौन आएगा बॉडी में? गाइड आरएनए। जैसे इन्फ्यूजन करी इंजेक्शन के माध्यम से, वो गाइड आरएनए बॉडी में आ चुका है। अब वो ढूंढेगा कि कहाँ बैठा है वो, तो उसको ढूंढेगा फॉल्टी जीन को, और यहां से इसको कर देगा कट। गाइड आरएनए नहीं कट करेगा, कौन आएगा? कैस9। ठीक है, कैस9 जो थी आपकी मॉलिक्यूलर सीजर, इसने कट कर दिया। अब वो जो इन्फ्यूजन भेजा है उसी के अंदर हेल्दी वाला जीन भी है, तो मतलब जहां पे भी ये फॉल्टी जीन होगा ये कट हुआ, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हेल्दी जीन, मतलब रिप्लेसमेंट हो चुकी है हेल्दी जीन के साथ। ग्लू कौन सी यूज करी थी? लाइगेस।
मॉलिक्यूलर ग्लू होती है, ए से आपको पता लग रहा है एक सॉर्ट ऑफ एंजाइम यहाँ पे यूज करा गया है, और ये क्या करेगा, उसको जाके वहां पे चिपका देगा। ये आपने क्रिस्पर कैस9 कल पढ़ा था, सेम मैकेनिज्म बिरसा 101 के अंदर भी यूज हुआ है। यहाँ पे हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करा जाएगा, तो मतलब टूल पूरी की पूरी यूज होगी, जो थर्ड वाली ऑप्शनल भी थी कई केसेस में। ये याद है? हाँ जी, इन्फ्यूजन के थ्रू इंजेक्शन लगेगा, उसी के अंदर सारी चीजें हैं। वो जो किट बनाई गई है इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, ड्रिप लग सकती है, इन्फ्यूजन डिपेंड करेगा कितना चाहिए होगा। यहाँ पे जैसे ब्लड का आपने सुना होगा, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलती है। इंजेक्शन यूज करा जा सकता है, ड्रिप सिस्टम्स यूज करे जा सकते हैं, उसी के अंदर गाइड आरएनए भी डाला है, उसी के अंदर मॉलिक्यूलर सीजर भी है, उसी के अंदर वो हेल्दी जीन भी है। वो खुद अपना काम करेगा, उसको बनाया वैसे गया है। हाँ, मॉलिक्यूलर गन्स भी होती हैं, यस। एक बाकी अब केमिस्ट्री लैब वाले नहीं है, जिन्होंने केमिस्ट्री कभी फेस भी करी हो, ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं, तो हम नहीं जाएंगे उस तरफ। पिपेट वगैरह भी होती हैं, आपकी मल्टीपल चीजें आती हैं जब आप लैब में काम करते हो। अब सुनो, टेक्नोलॉजी सेम है, यही वाली टेक्नोलॉजी आपके जो कल देसी, मैंने आपको बताया था कि देसी जीन फॉर्म्स भी आ रही हैं, जीन थेरेपी भी आ रही है, जो प्लांट के केस में ट्वीकिंग करेगी। उसमें कटक का इन्वॉल्वमेंट था, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पे जो बिरसा 101 है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ह्यूमन बींग्स के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे CSIR एक बॉडी आ जाएगी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, और इनके साथ है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, मतलब इन्हीं की छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिन्होंने स्पेसिफिक काम करा, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और ये था PPP मॉडल, मतलब सरकारी संस्थाओं के साथ साथ यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी भी है। कौन से वाली है? तो वही जो कोविड-19 में भी कभी काफी पॉपुलर थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मतलब PPP मॉडल है, और हमारा जो एक टारगेट है वो है 2047 का विकसित भारत, पर उसी के साथ सिकल सेल अनीमिया मुक्त भारत भी हमने डिसाइड करा है कि हमको फ्री होना है इस प्रॉब्लम से भी। अब देखो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, कई बार कैरियर की फॉर्म में ही रहता है, तो आप शायद एलिमिनेट कर पाओगे, पर इसको इरेडिकेट नहीं कर पाओगे। अगर इरेडिकेट करना है तो फिर आपके पास डायग्नोसिस किट होने चाहिए, तो उसके लिए पैसा भी ठीक ठाक लगेगा। अब ये जो बिरसा 101 जीन थेरेपी है, वैसे तो इसमें पैसा देखे ना फॉरेन कंट्रीज के अंदर कई बार करोड़ भी टच कर जाता है, अगर बहुत ही ऑटो इम्यून टाइप के डिसऑर्डर अगर हो रखे थे। ये वाली अफोर्डेबल रहेगी, हजारों में इसका खर्चा पानी चलेगा। ठीक है जी, नंबर 1 चीज। अब सुनना ध्यान से, सिकल सेल डिजीज क्या होती है? सिकल सेल डिजीज थ्रू आउट ईयर न्यूज में बना रहता है, इससे रिलेटेड प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक सेल, अब देखो क्रिस्पर क्रिस्पर अब थोड़े दिन के लिए आप यही सुनने वाले हो, हर जगह पे हम यूज कर रहे हैं इसका। अभी नया एग्जांपल बिरसा 101 आ गया, कल आप देसी जीन थेरेपी पढ़ रहे थे कि प्लांट्स के केस में भी सेम प्रोसेस यूज करी जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वही वाली प्रोसेस है, सेल था, न्यूक्लियस था, देन क्रोमोसोम था। अब सुनो, क्रोमोसोम का नंबर याद कर लो। यहाँ पे जब सिकल सेल डिजीज होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 इन्वॉल्व होता है। ब्लड की कौन सी सेल थी? RBC। तो RBC के अंदर भी आपने क्या देखा? आयरन वाला कंपोनेंट विच इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसकी दो चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा चेन, दो चेन्स आएंगी। जो डिफेक्ट आता है वो बीटा चेन के ऊपर आता है। क्रोमोसोम याद रखना 11 है, यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो कौन सा है? बीटा चेन के अंदर। बीटा चेन किसकी है? हीमोग्लोबिन की। इतना याद रह जाएगा। दो सेल्स आपने पढ़े होंगे, वन इज ऑटोसोम और दूसरा जर्म सेल्स। सुनो, जर्म सेल याद रख लो, यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम आएंगे। बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो कौन से हैं? ऑटोसोमल। जैसे हीमोग्लोबिन भी तो एक तरह का सेल ही, RBC को भी तो एक सेल ही कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी वो जो इन्फ्यूजन करी जाएगी वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? हीमोग्लोबिन के पास। वहां पे वो अफेक्टेड जीन को टारगेट करेगा। कौन करेगा टारगेट? गाइड RNA, क्योंकि क्रिस्पर Cas9 का यूज करा गया है। अब ध्यान से सुनना, जब DNA को हमने अनकॉइल करा था, क्योंकि DNA सेल की बात हो रही है, DNA आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। क्रोमोसोम भी इन्वॉल्व है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर 11। DNA में आपने पढ़ा था कि एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। यहाँ पे कौन सा था? डबल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये बॉन्डिंग ऐसे ही रहनी चाहिए, और जहां पे है वहीं पे होनी चाहिए। मतलब एक ही जगह पे T भी नहीं आ सकता। बेशक ये बॉन्ड बनाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि T बोले मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, A बोले मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इस क्रोमोसोम नंबर 11 चेन कौन सी थी? बीटा चेन। किसकी थी? हीमोग्लोबिन की। और यहाँ पे छठे नंबर पे जो अमीनो एसिड बनता है, वहां पे डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट मतलब म्यूटेशन हो जाती है। सीक्वेंस बनना चाहिए था G, यहाँ पे भी G, और इस लोकेशन के ऊपर होना चाहिए था A। याद रह जाएगा इतना, GAG, गैग बनेगा बस। गैग याद रखना है, म्यूटेशन ही होनी है, चेंजेस ही होने। G के सामने क्या आना चाहिए? C, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। A के सामने क्या आएगा? T, G के सामने
सी, मतलब जो आपका सीक्वेंस है वो क्या बन के आएगा, जी ए जी, फिर उसके सामने वही लिखना है जो मैंने आपको बोल दिया है, ए के सामने हमेशा टी, जी के सामने हमेशा सी। इतना याद, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बना सीक्वेंस जी ए जी, पोजीशन कितने पे है, 6 पोजीशन। यूपीएससी प्री ने ये पूछ लिया है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके सामने क्या बना, सी टी सी। ये था नॉर्मल, जो नॉर्मली हम सभी के अंदर है, जिनको सिकल सेल डिजीज वाली ना तो कैरियर की प्रॉब्लम है ना ही वो अफेक्टेड है, ये उनके अंदर होता है। अब जब यहाँ पे एक म्यूटेशन हुई जिसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन, लग रहा है पता पॉइंट क्यों बोला होगा इसको, एक ही जगह पे आ रही है, ठीक है, एक ही जगह पे आ रही है, एक ही जगह पे आ जाता है टी, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक ही जगह पे टी भी नहीं आ सकता, वो भी म्यूटेशन में ही काउंट होता है। तो मतलब अब सीक्वेंस क्या बना, जी टी जी, और नीचे क्या बन जाएगा, सी ए सी। उल्टा हो गया ना, ट्रांसवर्जन भी बोलते हैं इसको, उतना नहीं याद रखना, पर इसको ट्रांसवर्जन फॉर्म बोलते हैं जब ऐसे स्वैपिंग सी हो जाती है। पर म्यूटेशन कहां पे हुई, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही जगह पे क्या आ गया, टी आ गया। बाकी बॉन्डिंग तो वही रहेगी, टी के सामने ए ही जुड़ेगा, जी के सामने सी ही जुड़ेगा। यहाँ पे जो अमीनो एसिड होता है वो है आपका ग्लूटामिक एसिड, GLU, ग्लूटामिक एसिड। और यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो है वेलिन। ग्लूटामिक एसिड रिस्पॉन्सिबल था कि आरपी, आपका जो आरबीसी है उसकी शेप बायकॉन्केव रहेगी। अब वलीन यहाँ पे बन गया, तो मतलब शेप कैसी हो जाएगी, सिकल। ये म्यूटेशन हुई, इस म्यूटेशन की वजह से वो जो आरबीसी था जो बायकॉन्केव होना चाहिए था, उसकी शेप चेंज हो जाती है इनटू सिकल शेप। लगी स्टोरी पता, ये था म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जो सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। अब मुझे ये बताओ, जब इसका चार्ट ड्रॉ करा जाता होगा, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम या XY यूज करेंगे, नहीं, अब नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, यानी कि जर्म सेल्स का कोई रोल नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन आ गया, इसके लिए ए लिखेंगे, ए का मतलब होता है कंडीशन इज नॉर्मल। एक लिखा जाता है HbS, इसका मतलब क्या है, सिकल सेल के इसमें ट्रेट्स आएंगे। अब बनती है कंडीशनिंग, क्योंकि पेरेंट से भी जीन आने हैं, मदर, पेरेंट में मतलब फादर से भी जीन आएंगे, मदर से भी जीन आएंगे। तो अगर तो कंडीशन बनती है HbA, डिस्पाइट उसका जेंडर क्या है वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही कैसी है, ऑटोसोमल। यहाँ पे जर्म सेल्स का तो लेना देना नहीं है, ये ऑटोसोमल प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि अगली जनरेशन में आएगा ही, ये भी जरूरी नहीं है कि अगली जनरेशन बच्चा है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर तो आया HbA तो मतलब बच्चा नॉर्मल आएगा, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल, डिस्पाइट उसका जेंडर क्या है वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे बैकअप का कोई रोल नहीं है कि फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही नहीं है XX क्रोमोसोम या फिर XY क्रोमोसोम की, ये प्रॉब्लम कहाँ की है, ये ऑटोसोम्स की है। या फिर कंडीशन बन सकती है HbA या HbS। अभी मैं तीसरी भी लिख देती हूँ, HbS। बताओ मुझे सिवेरिटी कहाँ पे आएगी, ये वाली कंडीशन, क्योंकि ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पे सिकल सेल वाले ट्रेट्स आने शुरू होंगे। तो ये वाला जो पर्सन होता है, पहले तो ऐसे होगा कि अनीमिया होगा, बाद में अब ब्लॉकेजेस बार बार हो रही हैं, क्योंकि आपके जो ब्लड के अंदर आरबीसी था बायकॉन्केव से सिकल शेप हो चुका है, कैपिलरी के अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हुई, अनीमिया वाली प्रॉब्लम, क्योंकि हीमोग्लोबिन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। नंबर 2, ब्लड जब प्रॉपरली नहीं आपके ऑर्गन्स को पहुंचेगा, तो मतलब इनडायरेक्टली ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, ऑर्गन फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अनीमिया वाली कंडीशन, और अनीमिया के साथ जब अनीमिया होता है पर्सन, तो वो वैसे भी टायर्ड और लिथार्जिक फील करता है, तो यहाँ पे पेन के इवेंट्स भी आएंगे, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। और इसके अलावा सोचो, ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उस केस में स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। मतलब सिवेरिटी कहां पे आ रही है, जहां पे ये वाली कंडीशन बनी, जहां पे दोनों ही जीन्स कैसे थे, सिकल सेल वाले। अब ये बीच वाली कैसी है, हाँ ये कैरियर है, इनको पूरी लाइफ कोई सिम्टम नहीं आएंगे, पर कैरियर की फॉर्म में आगे आगे चल रहे हैं। वो जो हमने टारगेट रखा है विकसित भारत एट 2047, और उसी में सिकल सेल अनीमिया मुक्त भारत एट 2047, हम एलिमिनेट कर सकते हैं, पर शायद इरेडिकेट नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो कैरियर की फॉर्म में घूम रहे हैं। इवन इसके अंदर एक और देखो, अब ये म्यूटेशन थी, कैरियर है मतलब सेफ है, पर पॉसिबिलिटी है कि आगे वाली जनरेशन में पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वाली जो अफ्रीकन यूनियन के अंदर लोग देखे, उनके अंदर ये वाले जीन अवेलेबल हैं, HbA HbS, और वो ना मलेरिया से बचे हुए हैं, उनको मलेरिया ही नहीं होता। हाँ, तो मतलब वो मलेरिया से बचे रहेंगे, तो ये म्यूटेशन तो अच्छी भी होगी, उनके लिए फायदा हो गया। पर वहीं इंडिया के अंदर देखोगे, ये कैरियर की फॉर्म में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। वहां पे पता लगा था अफ्रीकन यूनियन पे जब ये सर्वे कंडक्ट करे गए थे, कि जिनके अंदर ये वाला जीन फॉर्मेट होता है उनको मलेरिया नहीं होता। तो ये म्यूटेशन तो अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी, तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, म्यूटेशन अच्छी भी हो सकती है, म्यूटेशन बुरी भी हो सकती है। लगे यहां तक स्टोरी का पता। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 11, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन कौन से नंबर पे इफेक्ट आया, 6 पोजीशन के ऊपर, एक ही जगह पे टी आ जाता है, बाकी आमने सामने वही चीजें आएंगी। इस प्रोसेस को ट्रांसवर्जन भी बोल दिया जाता है, पर वो नीट लेवल का आ गया, उसको आपने छोड़ देना है। और बाकी ये प्रोसेस होती है, यहाँ नॉर्मल, ये कैरियर,
ये वाली अफेक्टेड रहेगी। लग गया मैकेनिज्म पता? क्रिस्पर अब थोड़े टाइम के लिए आपको 1-1.5 महीना बार बार सुनने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड बड़ी सारी डेवलपमेंट होने वाली है। कौन से वाला पॉइंट रिपीट करना है सपना? मैम ये फिर से बताना, सिकल सेल डिजीज सारे सुन लेंगे दोबारा से। सिकल सेल डिजीज में कुछ नहीं हुआ, एक क्रोमोसोम आपने ध्यान में रखना है 11 नंबर का, एक आरबीसी याद रखना है, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन, दो चेन्स होती है, वन इज अल्फा, दूसरी होती है बीटा। एक और बीमारी होती है थैलेसीमिया नाम की, उसमें अल्फा चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे ये जो बीटा चेन है ना, इसके 6 नंबर के ऊपर जो पैटर्न बनना चाहिए था वो था GAG। ये एडेनिन होता है, और सामने क्या आ जाएगा, क्योंकि डीएनए ऐसे ड्रॉ करते हो ना डबल हेलिकल, 5' to 3' उसकी डायरेक्शन, 3' to 5'। अब इसके सामने सी आना चाहिए था, इसके सामने टी, इसके सामने सी, पर म्यूटेशन की वजह से एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, ऑन 6th पोजीशन टी, और बाकी का सीक्वेंस वैसे, सारा सीक्वेंस नहीं याद करना, वो तो बड़ा लंबा सीक्वेंस है, फिर तो रह गए याद करते। तो जी के सामने सी, ए सी, ये जो म्यूटेशन हुई इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनना था GLU, और यहाँ पे वेलिन बनना था। ग्लूटामिक एसिड रिस्पॉन्सिबल था बाय कॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी, ये वाला जो वेलिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकल शेप ऑफ आरबीसी। ये जब बनती है तो इससे ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। HbA HbS क्या था, HbA का मतलब है नॉर्मल जीन आए हैं जो अगली जनरेशन है, HbS का मतलब है कि उसके अंदर एक जीन आ गया है जिसकी वजह से सिकल सेल वाली प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर ये दोनों का कॉम्बो बना तो वो सिर्फ कैरियर की तरह रहेगा। HbA रहा तो वो नॉर्मल रहेगा, पर अगर HbS का कॉम्बो बनता है तो उस केस में वो सिकल सेल डिजीज से सफर करेगा। कई बार ये 13 साल तक भी जी लेते हैं, पर अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो इन्फ्यूजन बार बार करवाई जाती है, 20 साल भी एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद डेथ के चांसेस बन जाते हैं, मतलब ज्यादा सर्वाइवल नहीं होता। बार बार कितनी बार चेंजेस करवाओगे, ट्रांसफ्यूजन कितने ही करवाओगे, इन्फ्यूजन कितने ही करवाओगे। तो जो डेथ रेट है ऑन एन एवरेज 25 ईयर्स इनका मैक्सिमम लिया जाता है, जिनमें ये वाली सिवियरिटी आती है जहां पे कैरियर नहीं अब अफेक्टेड है वो पर्सन। HbS अब आई थिंक क्लियर है सभी को, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, चलो आगे ना, ये समझ में इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस प्री दोनों में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लिखे होते हैं सिर्फ, क्या हो रहा है इसको, बिरसा 101। तो अभी हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली, उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी बना दी है सिकल सेल डिजीज को क्योर करने के लिए, और उसका नाम रखा बिरसा 101। बिरसा 101 क्यों रखा है तो आपको अब स्टोरी पता है, 150th बर्थ एनिवर्सरी भी थी तो उसी के बेसिस पे बिरसा बोल दिया। एंड इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है ये। सीधा सवाल एक तो यही बनेगा, जैसे विक्रम 1305 क्या था, वो सेमीकंडक्टर में यूज होने वाला माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ऑप्शन में आपको माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड याद रखना है। यहाँ पे बिरसा 101 रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या चीज है, तो ये क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, और साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सी बीमारी को क्योर करने के लिए है, तो आंसर आ जाएगा सिकल सेल डिजीज। ये भी पूछा जा सकता है किस किसने बनाई है, CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, PPP मॉडल बनाया गया इसको। और बाकी ट्रिब्यूट दिया हमने बिरसा मुंडा जी को, इसी वजह से नाम भी पड़ा। किसने डेवलप करा है तो CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है ताकि एक्सेसिबल जीन थेरेपी की प्रोसेस सभी को प्रोवाइड करी जा सके जहां पे नीडी लोग हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में जो पैसा है वो भी ठीक ठाक लगता है, आपने एक बार पढ़ा भी था 50 लाख से ऊपर बिल चला जाता है, 80 लाख 1 करोड़ टच कर जाते हैं, तो एक्सेसिबल बनाना है, इसी वजह से अपने इंडिया के अंदर डेवलप कर रहे हैं। बाकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है तो अब आई थिंक क्लियर, क्रिस्पर Cas9, 3 चीजें थी टूल में, नंबर 1 गाइड RNA, नंबर 2 मॉलिक्यूलर सीजर, नंबर 3 जीन। मतलब अगर हेल्दी चाहिए तो जीन भी आपको चाहिए होगा, अदरवाइज वहां से कट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और जो ग्लोबल प्राइस चल रहे हैं आज के टाइम पे क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी वाली जो जीन थेरेपी है उसको अफोर्डेबल बनाना है इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे वल्नरेबल सेक्शन ज्यादा आ जाता है। और इन्फ्यूजन बेस्ड रहेगा, वन टाइम इन्फ्यूजन करी जाएगी, वो फॉल्टी जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, कट करेंगे, नया जीन वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। नए जीन का मतलब है जहां जहां पे टी आ गया था, होना कौन सा चाहिए था ए, उसको वो रिप्लेस करता चलेगा। बाकी कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है वो डेप्थ हमें, मतलब PhD नहीं करनी होती हमको, हमको बस पेपर के हिसाब से पता होना चाहिए दैट हाउ इट फंक्शंस। ठीक है जी, वही सारी चीजें हैं। बाकी सिकल सेल डिजीज क्या होते हैं तो अगर सवाल आए ऑटोसोमल रिसेसिव, सुनो अब रिसेसिव भी याद रखना, क्योंकि देखो कैरियर में भी था, पर जब एक नॉर्मल आ गया, ध्यान से सुनना,
एक कंडीशन लिखी थी ना HbA, एक HbA, ये तो नॉर्मल थी, इनको तो कट्टी कर दो, ये है ही नहीं इस लाइन के अंदर। पर जो दूसरी कंडीशन आपने देखी HbA HbS, दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, जैसे आपकी हाइट कईयों की ज्यादा होगी कईयों की कम होगी, फिर आपके पेरेंट्स के साथ कंपेयर करा जाता है, अरे इसकी मम्मी की हाइट तो इतनी अच्छी थी, लगता है फादर पे चला गया, उसकी हाइट कम थी। ऐसे बोल देते हैं बुजुर्ग लोग, उनको बेइज्जती करते हैं मुंह के ऊपर कि हाइट नहीं आ पाई अगली जनरेशन में। मतलब एक पेरेंट के अंदर डोमिनेटिंग जीन था जो अगली जनरेशन में जाके भी रिप्रेजेंट हुआ। यहां पे लिखा है रिसेसिव है नेचर में। रिसेसिव का मतलब है कि जो नॉर्मल वाला है ये डोमिनेटिंग है, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक HbS गया भी हुआ है जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज हो सकती थी, पर डोमिनेटिंग कौन है? नॉर्मल वाला। कैरियर वाला पेशेंट नहीं उसको बोलेंगे, वो नॉर्मल लाइफ जीता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी प्रेजेंस में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं क्या उसके अंदर वो कैरियर है या फिर नॉर्मल है, पता तक नहीं चलता है। तो मतलब इतनी अगर नॉर्मल लाइफ जी सकता है तो ये कैसा है नेचर में? रिसेसिव इन नेचर। ऑटोसोमल मतलब जर्म सेल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आपके ऑटोसोम्स है, और ऑटोसोम सारे पास नहीं होते फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पर जो गैमेट्स होते हैं वो सारी 50-50 का रेशियो, आप पढ़ते बायो में चले जाना, बाकी रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे वहां पे जेनेटिक्स के साथ जब उसको कंपेयर करोगे, तो मुझे ये बताओ, अगर पहली जनरेशन में बच्चा पैदा हुआ गर्ल, दूसरा फिर उन्होंने फिर से ट्राई करा, फिर से गर्ल हुई, तीसरे में कितने चांसेस हैं कि बॉय पैदा हो सकता है? 50-50% चांसेस होते हैं यहाँ पे। कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ये मान्यता बनाई रखी थी। पहले के टाइम पे इलीगली चेक हो जाते थे जेंडर, पता है आपको, ऐसे कि अल्ट्रासाउंड के नाम पे जेंडर दिखाते थे। आज के टाइम पे आप इंडिया के अंदर ये चीज इलीगल है। जैसे आजकल वो चला है ट्रेंड, क्या बोलते हैं उसको, जेंडर रिवील। जेंडर रिवील फॉरेन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अलाउड है, आप पहले जेंडर को देख सकते हो। अनटिल और अनलेस आपका बच्चा हेल्दी है, आप अबॉर्ट भी वहां पे नहीं करवा सकते। मतलब रूल्स रेगुलेशन का फर्क पड़ गया। यहाँ पे तमिलनाडु का एक कपल था, उन्होंने पहले कर दिया जेंडर रिवील। इंडिया में तो बैन है, ठीक ठाक फाइन लगा उनको, और उसको थोड़े दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ा था, क्योंकि आप जेंडर नहीं चेक कर सकते बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, ये इंडिया का केस है। एनीवेज यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों बोला? क्योंकि नॉर्मल वाला डोमिनेटिंग है, ये दब गया, जो एस वाला था ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ये तभी रिप्रेजेंट करेगा जब इसी के जैसा एक और आएगा HbS, तब जाके उसने खुद को रिप्रेजेंट करा। तो इनको बोलते हैं रिसेसिव, जब एक जीन दब जाता है दूसरे के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे नॉर्मल वाले ने इसको दबा दिया। डन लग जाएगा, अब आइडिया कर लोगे। क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके पेपर में स्टेट एंड UPSC, वो मैंने आपको सारे बता दिए। सिम्टम्स क्या क्या निकल के आते हैं? अनीमिया होता है, पेन रहती है बॉडी के अंदर, अल्टीमेटली जिसको अनीमिया होता है उसकी बॉडी लिथार्जिक रहती है, और ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। देन इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब देखो ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है तो सारी बॉडी ही इन्फेक्टेड रहती है। बोलते नहीं है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया इसी वजह से एक्ने निकलते हैं। ये एक्ने तभी निकलते हैं जब आप अनहेल्दी खाते हो ज्यादातर। उसके अलावा स्ट्रोक्स हमने हार्ट अटैक, जब आपने एक कार्डियक अरेस्ट पढ़ा था और साथ में तीसरी इमेज लगी थी स्ट्रोक्स की। हार्ट अटैक सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लॉकेज हो जाती है कैरोटिड आर्टरीज वगैरह में। देन आपने कार्डियक अरेस्ट पढ़ा था, फेलियर ऑफ SAN। माना जाता है कि जो SAN था वो रिदम नहीं प्रोड्यूस कर पाया, वो लपडप वाली जो साउंड आती है। एंड स्ट्रोक्स में क्या देखा था? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है टुवर्ड ब्रेन, ब्रेन पूरा फेल, और डेथ भी देखने को मिलती है।